जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न पर है, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, केवीएस एग्जाम के सवाल हैं, उनके पहले सवाल से मैं शुरुआत करता हूं। यस, पहले सवाल की शुरुआत करता हूं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। सभी लोग, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, कोशिश करके इस सवाल का उत्तर देना शुरू करें। मैं एकदम बेसिक थीम से इसको क्लियर करता हूं। दरअसल मॉडल पेपर कराने का उद्देश्य ये भी है कि यहां से हमको टॉपिक दिखता है और हमको ये लगता है कि इस टॉपिक पर हम ज्यादा फोकस करें, इस टॉपिक पर हम बेसिक क्लासेस करें। इसीलिए मैं इन मॉडल पेपर को, इन प्रश्नों के सीरीज को आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। जी आइए, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर, का मतलब होता है क्रमिक। मतलब जैसे आप किसी दुकान पर जाएं और कोई सामान अगर आपको खरीदना है तो दुकानदार ने आपसे कहा, सर देखिए हमारे पास 20% की छूट अवेलेबल है। आपने और रिक्वेस्ट करी तो उसने कहा चलो 10% की और दूंगा। लेकिन यहां पर जो छूट दिया है 20, 10, 30 नहीं दिया है। इसी को कहते हैं क्रमिक या उत्तरोत्तर कहते हैं। एक छूट के बाद दूसरी छूट को अप्लाई करना ही क्रमिक छूट कही जाती है। यदि उस वस्तु को, देखिए इसने लिखा साफ साफ कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर छूट अर्थात बट्टे देता है। यदि वह उस वस्तु को रुपए 540 में मिलता है तो वस्तु की प्रिंटिंग, अगर हम एक ग्राहक हैं और हमें वह सामान खरीदना है तो मुझे इन दोनों छूट के बाद वह सामान 540 रुपए में मिलता है, तो मुझे ये बताना है कि उसकी प्रिंटिंग प्राइस क्या थी। देखिए आपके आंसर आने शुरू हो गए 750। आइए मैं इसका सिस्टम समझाता हूं कैसे करना चाहिए इस सवाल को। हर एक वस्तु का जब हम खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर एक एमआरपी लगी होती है, जिसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस अर्थात अंकित मूल्य। लेकिन दुकानदार उसे सेल करता है, सेलिंग प्राइस। आफ्टर गिविंग अ सर्टेन डिस्काउंट, कोई निश्चित छूट देने के बाद या उत्तरोत्तर छूट, मतलब जो भी छूट जैसे प्रोसेस हो पाया, हर एक छूट को प्रोसेस करने के बाद वह उसे हमें सेल करता है। मैंने देखा दो क्रमिक छूटी थी। सबसे पहली छूट थी 20%, दूसरी छूट थी 10%। इन्हीं दोनों छूटों को अप्लाई करने के बाद वस्तु कितने में बिक रही है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगर हमने पीछे की क्लासेस में आपको परसेंटेज पढ़ाया है तो इतना तो जरूर सब बता सकते हैं कि 20% को हम 20% को भिन्न में लिखें तो क्या बन जाएगा। तो आप कहोगे सर 20/5 कर दे अर्थात 20/100 कर दे अर्थात 1/5 हो जाएगा। 10% को मैं 10/100 करूंगा तो 1/10 हो जाएगा। इसको कैसे हमें कैलकुलेशन में लाना है आइए देखते हैं। मैं कहूंगा कि अगर मैंने एमआरपी बताई है 5 ग्राहक को, तो कहेगा सर हम आपको 1 रुपए की छूट दे रहे हैं अर्थात हम आपको 4 में देंगे। बट ग्राहक नहीं माना, उसने कहा नहीं और छूट दीजिए। तो उसने कहा देखो अगर प्राइस बनकर आई है 10, हालांकि बनकर आई है 4, लेकिन हम कह रहे हैं अगर प्राइस बनकर आई है 10 तो उस पर हम एक और कम करके उसको देंगे आपको 9 में। ये स्थिति है। मतलब कुल मिला के अगर प्राइस एमआरपी पर थी 50, उसका अंकित मूल्य था 50, तो वह ग्राहक को मिल रही है 36 में। कितने में? 36 में। अब इस 36 का मान आपको दे रखा है कितना? 540। आपको इसकी प्राइस बतानी है 50 का मान क्या होगा। एक तुलना बन गई और इस तुलना को बहुत ही आसानी से आप लोग दोहरा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? 9 से काटिए भाई, तुलना में ऊपर नीचे बगल बगल जो संभव हो काट देना चाहिए, तिरछा केवल गुणा होता है। 9 चौके 36, 9 छंगे 54, 4 से करिए 15 बार गया। 15 का 50 से गुणा करिए, 15 पचे 75 अर्थात 750 उसकी एमआरपी थी, जो आपको देखिए विकल्प डी में दिख रही है। 750 राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए आपके सामने है जो बनकर आ रहा है। प्लीज सभी लोग इसको पॉइंट करिए, कंफर्म करते हुए आगे बढ़िए। ये सवाल आपका डन होता है, जरूर इसको नोट करिए और जरूर इसके हिसाब से अपनी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जो कि एक आयत से संबंधित है। आयत मतलब जैसे जिस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, जिस कॉपी पर पन्ने पर आप लिख रहे हैं, वो सब कुछ एक फ्लैट सरफेस है, जो आपके कमरे की फर्श है, जो आपकी छत की फर्श है। ये सारी की सारी चीजें आयताकार होती हैं, जिनका यह मेजरमेंट होता है। जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखें, दिस इज रेक्टेंगल, यही रेक्टेंगल है, इसकी अपनी लेंथ है, इसकी अपनी ब्रेथ है। कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। मतलब यहीं पर हम लिख सकते हैं कि L माइनस बी। अब पता नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है, मुझे इससे मतलब नहीं है, बट L माइनस बी हम लोग को दे रखा है कितना पता है? 23 दे रखा है। करेक्ट है। इसके बाद इसने कहा कि इसका जो परिमाप है, परिमाप मतलब होता है, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़, जो होता है ट्वाइस L प्लस बी। लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना हमेशा परिमाप होता है। 2 बार लंबाई जुड़ती है, 2 बार चौड़ाई जुड़ती है। जो दे रखा है 206, अर्थात अगर मैं आपसे कहता केवल लंबाई चौड़ाई का जोड़ बताइए, तो आप इसको 2 से केवल भाग कर दीजिए, 103। अर्थात परिमाप का जो आधा होता है वही लंबाई चौड़ाई का जोड़ होता है। परिमाप का आधा ही लंबाई चौड़ाई का जोड़ होता है। अब अपने पास एक और स्टेटमेंट बनकर आया, L प्लस बी। L माइनस बी तो आपके पास था ही, L प्लस बी आपका 103 बनकर आया। मतलब 2 स्टेटमेंट हमारे बन रहे हैं, एक L माइनस बी बन रहा है, दूसरा L प्लस बी बन रहा है।
करेक्ट हो रहा है? यस। हमसे दरअसल पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बता दो। देखिए ऐसे सवाल आपको घुमा के दिए जाएंगे। एरिया जो होता है वो यल इंटू बी होता है। अब इसके लिए आपको यल पता हो, आपको बी पता हो। अगर दोनों पता है तो बहुत क्लियर है। मैथ का एक लॉजिक आप समझ लीजिएगा, जब कभी हमको दो पदों का योग और दो पदों का अंतर दिया हो तो दोनों पदों को निर्धारित करना बहुत आसान है। कैसे? एक बार आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दें। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पता है? 103 प्लस 23 डिवाइड बाई 2 अर्थात 126 डिवाइड बाई 2 अर्थात 2 छंगे 12, 2 तियां 6, 63 हो गई लंबाई। अगर हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे लंबाई भाई 63 हो चुकी है। एक बार दोनों को घटाकर, जैसे अगर आपको दूसरा पता करना है तो एक बार दोनों को घटाकर अर्थात 103 से आप 23 घटा दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। जब घटाएंगे तो 80 आएगा, 80 बटा 2 कर देने से 40 आ जाएगा। मतलब ये आपकी ब्रेथ हो गई। अब हमारे पास लंबाई है, हमारे पास चौड़ाई है, हमें निकालना एरिया है। तो लंबाई हमारी 63 है, चौड़ाई हमारी 40 है, दोनों का गुणा कर दीजिए, अपने आप एरिया हो जाएगा। शून्य करिए, 4 तियां 12, 4 छंगे 24, 1 25। ठीक है, तो 2520 अगर कहीं दिख रहा है तो डी विकल्प में है, डी विकल्प में है। यही उस आयत का एरिया होगा जो आपको, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझिए कैसे करना था। एक बार दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करें तो आपको मिला 63। एक बार दोनों को घटाकर 2 से भाग करें तो अगर हमने 103 से 23 घटाया है तो आपको मिला 80। 80 को 2 से भाग किया तो 40 हुआ लंबाई चौड़ाई, और 63 हुआ चौड़ाई। इस हिसाब से 63 गुणे 40 किया तो आपका 0, 4 तिया 12, 4 छंगे 24, 1 25। डी विकल्प 2520 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग नोट करते चलिए और सेशन को एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है। तीसरे पर आ जाइए, देखिए क्या कहता है। टाइम एंड वर्क किसी भी टीचिंग एग्जाम्स का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हर परीक्षा में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, प्रत्येक के पेपर को जब देखा तो मुझे साफ साफ टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य का क्वेश्चन जरूर दिखता है। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। ये क्या करता है, एक जमीन का, कोई एक जमीन का टुकड़ा है, उसका 3/4 भाग, पूरा भाग नहीं, पूरा भाग हमेशा 1 होता है, उसका 3/4 भाग 6 दिनों में, मतलब अगर हम 3/4 भाग उसको देते हैं तो उसे 6 दिन लगते हैं, जबकि बी उसी जमीन के टुकड़े के 2/3 भाग को 8 दिनों में जोत सकता है। ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, जमीन के टुकड़े का 2/3 भाग 6 दिनों में जोत सकता है, जबकि बी क्या कर सकता है, उसी जमीन के टुकड़े का 3/4 भाग, सॉरी ये 2/3 नहीं था, 3/4 था। या ए क्या करता है, 3/4 भाग 6 दिनों में जोत सकता है, जबकि बी उसी जमीन के टुकड़े का 2/3 भाग उसको जोत सकता है 8 दिनों में। अब हमसे कह रहा दोनों मिलकर के जोतेंगे लेकिन पूरा हिस्सा नहीं, केवल 5/6 हिस्से को जोतेंगे, तो बताएं उन्हें कुल कितना समय लग जाएगा। इसके लिए हमें दोनों की क्षमताओं को समझना है, दोनों से कार्य को समझना। आइए पूरी बात को सुनिएगा। अगर ए 3/4 भाग को 6 दिन में जोत सकता है तो पूरे भाग को जोतना है तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, उसे 8 दिन लगेगा। अगर बी 2/3 भाग को 8 दिन में जोत सकता है तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, उसे टोटल 12 दिन लगेगा। इस प्रकार से हमें समझ में आया कि अगर कोई खेत है एक हिस्सा, तो ए से अगर मैं उस काम को करवाऊं तो ए को लगेगा 8 दिन पूरे काम को, जबकि बी से अगर वही काम करवाऊं तो पूरे काम को लगेगा करने में 12 दिन। अब इनके हिसाब से टोटल वर्क अर्थात टोटल मात्रा को एक ऐसी संख्या वाला लेना चाहिए जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए। तो 12 से कटे, 8 से कटे, ऐसी संख्या 12 चौके या 24 ले लीजिए, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, टोटल वर्क 24 हो गया। अब उस टोटल वर्क से देखिए समय था, ठीक है, ये टोटल वर्क है मतलब कुल कार्य है। अब अगर हम क्षमताओं की बात करें अर्थात दोनों की क्षमता देखिए क्या है, ए है और बी है। क्षमता का मतलब एकांक समय में किया गया कार्य। जैसे ए कहता है कि हम 24 कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर लेंगे तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 3। बी कहता है कि हम 24 काम को 11-12 दिनों में कर लेंगे तो प्रतिदिन कितना करता होगा, 2। इस तरह से काम होता है। अब हमने कहा कि दोनों मिल गए ए और बी, तो दोनों के मिलने से क्षमता कितनी हो जाएगी बताएं। अगर जैसे ए और बी मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। काम टोटल कितना था, 24, लेकिन 24 को पूरा नहीं करना है, 24 के केवल 5/6 हिस्से को करना है। तो 5/6 कर दीजिए इसका, तो कितना होगा, 6 चौके 24 और 4 पंचे 20, केवल 20 काम करना है, केवल 20 काम करना है। और किसको करना है, ए और बी को मिलकर करना है। उनकी क्षमताएं दोनों की क्या है, एक दिन में 5 काम करने की है, तो 5 से इसको भाग कर दिया, 5 चौके 20 होता है। 4 दिन में दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे
4 दिन में दोनों मिलकर के काम करेंगे तो पूरे काम का 5/6 हिस्सा अर्थात उस खेत के 5/6 हिस्से की जुताई दोनों मिलजुल करके 4 दिनों में आराम से डन कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, एकदम आपकी परीक्षा का रिलेवेंट सवाल है। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेंगे अगर आगे आपको इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है तो। अगला देखिएगा, चौथा नंबर देखिए क्या कहता है। सेब के मूल्य में जब 20% की कमी होती है, जैसे हम सब सेब खरीदने या कोई फल खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ पैसा कम कर दो। उसने भी हमारे रिक्वेस्ट पर सेब का दाम 20% कम कर दिया। इससे अगर मेरे पास 160 रुपए थे, मेरे पास 160 रुपए थे, तो मुझे उस दुकानदार ने कम होने के बाद 5 सेब दे दिया, मतलब मैंने 5 सेब टोटल खरीद लिया। अब हमसे पूछा कि सेब का बिना घटा अर्थात प्रारंभिक मूल्य जब घटा नहीं था तो क्या था। सबसे पहली बात आप इसको दिमाग में रखिए कि 20% की कमी अर्थात 20% को जैसे परसेंटेज इतना पढ़ा हम लोगों ने, परसेंट हटाए तो 100 से भाग करें, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे स्थिति में 1/5 है। इसका सेंस है कि अगर उसका प्रारंभिक मूल्य सेब का 5 रुपए था तो 1 रुपए की जब कमी होती है तो उसका सेब 1 की कमी होने के बाद जो नया दाम उसका बनकर आया है, नया दाम 4 बनकर आया है। कितना? 4 बनकर आया है। एक बात ये बताइए, अगर आपके पास कुल 160 रुपए थे और 160 में आपको 5 सेब मिला है, 5 सेब मिला है, तो एक सेब आपको कितने में मिला बताइए? एक सेब का दाम, एक सेब का दाम वो भी घटा दाम है, जो घट कर आया है तब की बात कर रहा है। एक सेब का दाम हो जाएगा 160/5 अर्थात एक सेब आपको 5 या 15, 5 दूना 10, 32 रुपए में मिला है। 32 रुपए में तब मिला है जब दाम घटा है, तब मिला है जब दाम घटा है, और घटे की प्राइस कितनी है? 4 है। 4 बराबर आप 32 कर दें, 1 बराबर 8 अर्थात 8 रुपए कम किया गया है। आप खुद सोच करके देख सकते हैं, अगर एक सेब 8 रुपए कम हुआ है और 32 में मिल रहा है तो एक्चुअल प्राइस उसकी कितनी रही होगी? एक्चुअल प्राइस यहां से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, तो 5 8 40, मतलब 40 रुपए में एक सेब वह देता था। अगर उसे सही में खरीदना था 40 पंचे 200 रुपए देता, लेकिन क्योंकि 20% की कमी हो गई, इस वजह से यहां पर 20% की कमी होने के बाद, अच्छा डायरेक्ट भी सोचा जा सकता था। दरअसल उसने एक सेब की प्राइस पूछी है, 160 रुपए में 5 सेब दिया है, वो घटा प्राइस है। 20% के हिसाब से अगर उसको देखिए तो 20% 1/5 होता है, 4 की प्राइस है, तो 4 का मान अगर 160 है तो 5 की प्राइस 200 रही होती। तो 200 अगर प्राइस तब रही होती जब घटा नहीं था, तो 5 सेब अगर हमने 200 में खरीदना होता तो प्रत्येक सेब के लिए मुझे 40 रुपए देना पड़ता। तो बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है, और आप सभी लोग इसको बी ऑप्शन के माध्यम से सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा सवाल आपका डन होता है। करेक्ट हो गई बातें? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राम और श्याम, देखिए क्या कहता है, 45 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहां पर राम है और यहां पर कौन है? श्याम है। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर की। दोनों के बीच की दूरी है 45 किलोमीटर की, राम और श्याम के बीच की दूरी है। सवाल क्या कहता है? राम की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। राम की गति कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और श्याम की गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कंडीशंस पूरी पढ़िएगा। राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा और श्याम 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं। राम अपने घर से चलते हैं, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से मिलना है। राम अपने घर से चलते हैं, श्याम अपने घर से चलते हैं। करेक्ट है, सवाल यही है। हमने कहा कि राम 3 की गति से और श्याम 7 की गति से अपने अपने घरों से चलना शुरू करते हैं, और जब वो लोग चलना शुरू किए थे तो उस समय 10 यहां भी बज रहा था और 10 ही यहां भी बज रहा है, ठीक है। दोनों समय 10 बज रहा था, मतलब 10 ही बजे दोनों अपने अपने घरों से निकल लिए एक दूसरे से मिलने के लिए। सवाल कहता है कि यदि वे प्रातः 10 बजे एक दूसरे से देशुरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन पूछा किस समय पर वे आपस में मिल जाएंगे, अर्थात कितने बजे वे एक दूसरे को मिलेंगे। अगर आपने चाल दूरी समय प्रॉपर पढ़ा है तो आप इस बात को जान लीजिएगा क्या होता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए विपरीत दिशाओं में, ये विपरीत ही दिशा हुई, हम इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहा है, एक दूसरे की तरफ चल करके एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो उनको मिलने में लगने वाला समय बराबर दोनों के बीच की दूरी बटा उनकी चालों का योग हो जाता है। S1 + S2 कर दिया जाता है। उनके बीच की दूरी कितनी है बताएं? 45 है। और चालों का योग बताएं कितना है? जैसे इसकी चाल कितनी है? 3 है, और इसकी चाल कितनी है? 7 है। तो 3 और 7 जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया? 3 को और 7 को जोड़ दिया। अगर समान दिशाओं की बात होती है तो चालें घट जाती हैं, विपरीत दिशाओं की बात होती है तो चालें जुड़ जाती हैं। इस बात को दिमाग में रखिए कि इसका मतलब कुल 4.5 घंटा लगेगा।
4.5 घंटे में दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। जब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए विपरीत दिशाओं में, तो 7 मतलब टोटल कुल 4.5 घंटा लगेगा। अब आप खुद समझ गए कि 10 बजे वो लोग चले हैं मिलने के लिए, और उनको कुल अभी लगेगा 4.5 घंटा। 4.5 घंटे का मतलब 4 घंटे 30 मिनट ना, 0.5 का मतलब होता है आधे घंटे होता है, तो 4 घंटा अभी हो जाए 10 4 14, 14:30, और 14 मतलब कितना होता है 12 के बाद 2 2.5 घंटे बढ़े, तो 2:30 अर्थात 2:30 बजे दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगे एक दूसरों के घरों पर। तो इस हिसाब से राइट सोल्यूशन आपका कितना आ रहा है, 2:30 आ रहा है, जो कि बी विकल्प में आपको सही आंसर के रूप में दिया है। सभी लोग इसको पॉइंट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक सिंपल सवाल है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं, प्लीज सभी लोग फोकस करिएगा। क्वेश्चन में देखिए कर्ली ब्रैकेट है, यहां दिख रहा है, एक स्मॉल ब्रैकेट है, x है, x की पावर -3 बटा, अब अच्छा इससे पहले भी एक ब्रैकेट्स है रूट के फॉर्म में। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स है, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली के ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट है, फिर रूट है, और रूट में भी 4th रूट है, और यहाँ पर x है की पावर -3/4 है। फिर इस ब्रैकेट को छोटे वाले को क्लोज किया गया, इसके ऊपर -4/3 लगाई गई, फिर कर्ली को क्लोज किया गया, फिर 4। देखिए अगर आप अपनी परीक्षा का सही ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ऐसे सवाल भी खूब देखने को मिलेंगे, बहुत सवाल ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। ध्यान से सुनिए कैसे किया जाता है। कुछ बातें इसके पहले जान लीजिए, जैसे कभी लिखा हो nth रूट ऑफ a, तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर 1/n, इस बात को समझिएगा। दूसरी बात, अगर a की पावर n है की पावर अगर m है, तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर m इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। समझ रहे हैं चीजों को? यस। अब आप देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर x को निकाला, x के ऊपर ऑलरेडी -3/4 पावर है, और ये जो 4th रूट है तो यह 1/4 हो जाएगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है। बट ये जो पावर है वो -4/3 आपसे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, अगला भी 4 ही हो जाएगा, वो जो पावर लगी है। अब इस हिसाब से पूरा जब कैलकुलेशन हम करेंगे x के ऊपर, देखिए कितना बनकर आता है, a4 इस 4 से कटा, a4 इस 4 से कटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 3 से कटा, तो x बराबर आपका केवल और केवल x बच जाएगा। अगर इस सवाल को आप समझ पा रहे हैं तो आपके पास आंसर के रूप में जो विकल्प है उसके हिसाब से केवल x बचना चाहिए। तो x मतलब सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो सी विकल्प x करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की परीक्षाओं का ये बहुत ही सर्टेन पैटर्न सवाल है, हमेशा आपको फेस करने को मिलेगा, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। 25 खिलौनों को बेचने पर 25 खिलौनों को बेचने पर एक दुकानदार को 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। जैसे कोई दुकानदार है, उसने जब 25 खिलौनों का व्यापार कर लिया अर्थात बेच डाला, तो बेचने के बाद उसने जब देखा कि उसे फायदा कितने का हुआ, तो जितने दाम में उसने 5 खिलौनों को बेचा था उतने पैसे का उसको फायदा हो गया। तो सवाल यही पूछा है, उसके लाभ का प्रतिशत बताओ क्या होता है। दरअसल लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटता है। जब आप कोई एक दुकानदार हैं और आपने कोई निवेश किया है, क्रय मूल्य मतलब एक तरह से पैसे लगाए हैं किसी सामान के लिए, और लगा करके आपने सेल किया है, मान लो कोई सामान आपने 500 में खरीदा है और 700 में बेचा है, खरीद से ज्यादा दाम में बेचने से ही लाभ होता है। तो इसलिए अगर लाभ का मतलब लाभ की वैल्यू निकालनी है तो आपको विक्रय से क्रय को घटाना पड़ेगा, यही प्रोसेस होता है। तो मैंने कहा कि एसपी माइनस सीपी कर दे तो लाभ हो गया। यहां जो लाभ हुआ है वो 5 खिलौनों का विक्रय मूल्य, तो मैंने लिखा 5 खिलौनों का जो विक्रय मूल्य है वही लाभ है। लेकिन इस लाभ को प्राप्त करने के लिए दुकानदार ने बेचे कितने खिलौने, तो पता चला 25 बेचा। तो 25 खिलौने उसने जब बेचा है तो जाकर के उसे 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। फिर सोचिए ये 25 जब बेचा होगा तो लाभ कहां से कंसीडर होता है, लागत से। उसने उन 25 को खरीदा कितने में था, तो पता चला उस 25 को खरीदा था 25 के सीपी में। मतलब इस तरह के सवालों का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, बट वो फार्मूला याद रहे ना रहे इसलिए मैं इस पैटर्न पर फोकस करता हूं। अगर उसने 25 बेचे हैं तो 5 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ है, तो मैंने 5 का विक्रय मूल्य लाभ कर दिया। मैंने कहा 25 बेचा है तो 25 का विक्रय कर दिया, लेकिन 25 खरीदा कितने में था, 25 में खरीदा था, तो मैंने क्रय विक्रय को कंपेयर करने का टारगेट किया। चलिए सबको इधर, जैसे हमने सीपी को इधर कर दिया, लिख दिया 25 का सीपी, इसको इधर कर दिया तो 5 का एसपी, 5 का एसपी, ठीक है, 5 का क्या हो गया एसपी। सब चीजें ध्यान दीजिएगा। अब सीपी एसपी को जो है, सॉरी 25 का सीपी था और इधर चला गया तो 20 का एसपी होगा, 20 का क्या होगा एसपी होगा। अब आपको क्या करना चाहिए,
अब आपको सीपीएसपी को कंपेयर करना चाहिए, अपने आप लाभ निर्धारित हो जाएगा। 5 पचे 25 होता है, 5 चौके 20 होता है। लिख सकते हैं 5 का सीपी बराबर 4 का एसपी, करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी बराबर 4/5, सीपी बटा एसपी बराबर 4/5। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, बोलिए फायदा कितने का? 1 का। फायदा मतलब लाभ हमेशा लागत पर निर्धारित होता है। हमने लगाया 4 रुपए, बेचा 5 रुपए में, फायदा कितने का? 1 का। 1 गुणे 100 बटे हम क्या करेंगे? 4 करेंगे। 4 से इसको भाग करिए, 25% का लाभ है। देखिए डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। 25% का लाभ करेक्ट आंसर आपके सामने आएगा। सभी लोग इसको पॉइंट कर लीजिएगा, आपके लिए राइट सोल्यूशन करेक्ट आंसर आपका बनकर आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आइए। ये सवाल बहुत शानदार देखिए पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे कर सकते हैं? एक संख्या को दो गुना करके उसमें 8 जोड़ा जाता है। एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 4 गुना कर दें, तब वह संख्या 64 हो जाती है। वह संख्या क्या होती है? आप लोग प्लीज सभी लोग फटाफट बताएं। कह रहा है कोई एक नंबर था। देखिए इसको हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझिएगा। इस संख्या के 2 गुना को करके उसमें जब 8 जोड़ा जाता है तो परिणाम को 4 को, अच्छा इसने कहा कि एक संख्या के 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ा जाता है। यदि जो परिणाम मतलब रिजल्ट आया है उसको 4 गुना कर दें तो यह संख्या 64 बन जाती है। पूरा स्टेटमेंट आपके सामने हो गया। मैंने कहा कि एक संख्या थी, उसका अभी इसको मैंने कहा ना, इसको विकल्प से भी सोच सकते हो, कोई जरूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूं पूरा लगाइए। आप विकल्प सोचिए या ऐसे पहले कर लीजिए। संख्या n थी, 2 गुना 2n हुआ, में 8 जोड़ा, जो परिणाम आया उसका 4 गुना किया तो 64 हुआ। अब अगर हम 4 से इसको भाग करें तो 16 हो गया। तो 2n प्लस 8 बराबर 16 हो गया। तो 2n बराबर 8 हो गया, ठीक है, n बराबर 4 हो गया, अर्थात वह संख्या 4 है। थोड़ा सा विकल्प के हिसाब से चलिए। देखिए अगर हमने कहा होता कि वह संख्या 4 है तो 4 का मैं 2 गुना करूं तो कितना हो गया बताएं? 8 हो गया। 8 में मैं 8 जोड़ूं तो 16 हो गया। 16 का मैं 4 से गुना कर दूं तो 64 हो गया। मतलब कुल मिला के एकदम इजी सवाल था, बट लॉजिकल था, थोड़ा सा घुमाने वाला था, इधर से उधर ले जाने की स्थिति में था। आप बस कंफ्यूज मत होए, तो अपना आराम से सवाल का उत्तर आप लोग भी कर सकते हो। तो 8वां नंबर आपका डन होता है, आराम से किया जा सकता है। एक घन मतलब क्यूब, जैसे डाइस जो होता है, जैसे लूडो जो होता है नहीं खेलने वाला, उसी को घन कह सकते हैं। जैसे देखिए घन है, आप घन के बारे में इतना जान लें कि जैसे हमारा रूम है जिसमें हम लोग खड़े हैं, अगर इस रूम की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, मतलब फर्श पे लंबाई चौड़ाई मिलेगी और हाइट आपकी जो छत को जोड़ रही है, अगर तीनों सेम हो जाएं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर इक्वल हो जाएं, सबकी सब केवल भुजा हो जाए बराबर बराबर, तो इसको कहते हैं घन है, क्योंकि सारी भुजाएं समान है। घन का जो आयतन होता है बालूम, तो बालूम क्या होगा? सभी भुजाओं का गुणा, अर्थात ए क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन ए क्यूब है। घन का आयतन क्या है? ए क्यूब है। ए क्यूब बराबर 1331 है, ठीक है। घन का कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल होता है, अर्थात 4 दीवालों का क्षेत्रफल होता है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल होता है, जो 4 दीवालों का क्षेत्रफल, अर्थात 4a वर्ग होगा, 4a वर्ग, ठीक है। अगर हमसे संपूर्ण पृष्ठ कहा होता तो 6a वर्ग होता। जो लोग कर सकते हैं प्लीज बताएं। हम सबसे पहले ए क्यूब बराबर अगर 1331 देख रहे हैं तो ए बराबर इसका घनमूल होगा। अब 1331 का घनमूल आई होप सबको पता है कि 11 है, अर्थात प्रत्येक भुजाएं कितनी है? 11। अगर प्रत्येक भुजाएं 11 है और हमसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, दरअसल इसको ज्यादातर वक्र पृष्ठ नहीं बोलता है, यहाँ पर वक्र पृष्ठ तब बोलता है जब ये सर्कल पर बेस्ड, अर्थात जैसे कि सिलेंडर हो, कोन हो। ज्यादातर यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा टोटल सरफेस एरिया, अंग्रेजी में टोटल बोला है, हिंदी में वक्र पृष्ठ बोला है, हम इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ, अक्सर इसको कहा जाता है पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ का मतलब सभी चारों दीवालों का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे 4 इंटू ए का वर्ग अर्थात 11 का स्क्वायर। तो 4 गुणे 11 ग्राम में 121 होता है, तो 4 दूना 8, 484 हो जाएगा, जो आपके सामने डी विकल्प में दिया है, ठीक है। अगर यही संपूर्ण पृष्ठ कहा होता तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता 6a वर्ग, उसी 121 को 6 से गुणा करना होता, तो आपका 726 आ जाता। तो जैसे हमसे पूछेगा उसी हिसाब से हम आंसर देंगे, और आशा करता हूं सबको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट सोल्यूशन दिख भी रहा होगा। सभी लोग सही उत्तर के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सुनिए, दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या होता है? एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। देखिए कितना कंफ्यूजिंग सवाल है।
मैक्सिमम लोग को समझ में नहीं आया एक्चुअली दीर्घवृत्तखंड क्या है। अब दीर्घवृत्तखंड को बहुत सारे लोग तो इलिप्स, हाइपरबोला, हाइपरबोला से समझना शुरू कर देंगे। दरअसल ये ऐसा सिस्टम है, ये सर्कल है, सर्कल में सेंटर है और सर्कल के सेंटर से एक कोण बनाने वाला दो सेगमेंट ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, हमने ले जाके मिला, तो यहां पर एक कोण बना। दिस एंगल या दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसी को सेक्टर कहा जाता है, ठीक है, सेक्टर कहा जाता है। अब सेक्टर किसकी वजह से था? बाय दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड सेक्टेरियल एंगल। इसी को वृत्तखंडीय कोण कहते हैं, इसी को वृत्तखंडीय कोण कहते हैं। वृत्तखंडीय कोण दो प्रकार के होते हैं, और कोण क्यों दो प्रकार के होते हैं? क्योंकि वृत्तखंड भी दो तरह के होते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड द माइनर। दरअसल होता क्या है, अगर हम एक सर्कल लें और सर्कल के सेंटर से होकर कोई लाइन जाए सीधा सीधा, तो जिसे हम लोग कॉर्ड, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं, इस समय सर्कल दो सेक्टर्स में बराबर बराबर सेक्टर्स में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। और हम उसको क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। इसको समझते चलिएगा अब ध्यान से। अब उसके बाद क्या होता है, लेकिन अगर यही चीज हमारा सर्कल कुछ ऐसे है और सेंटर इस तरह से बनाए, तो यह भी हमारे दो भागों में बांट देगा। अगर ये थीटा है तो यह 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, सॉरी, यह आपका 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। 360 मतलब कंप्लीट एंगल जो होता है वो आपका 360 होता है, 360 से थीटा घटा दें तो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। और अगर हमने कोण को देखा कि यह 180 के बिलो है, जैसे ये लाइन आपकी ऐसे होती, 180 की अगर बिलो है तो यह माइनर सेक्टर बनाएगी, लघु वृत्तखंड बनाएगी। और अगर कोण हमारा 180 के ऊपर है, जैसे आप ऐसे देख रहे हैं ना, ये देखिए सेंटर था, ये हमने ऐसे बनाया, तो दिस एंगल इज अबव द 180 डिग्री। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो 180 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। और 180 डिग्री से जब कोई कोण अधिक होता है, 360 से छोटा होता, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल तब होगा जब हमारा कोण 180 अंश से अधिक होगा। और रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में कहा जाता है बृहद कोण। क्या कहा जाता है? बृहद कोण। तो आप लोग इसका उत्तर जो लगाएंगे विकल्प में, वो आपका यहाँ पर ऋजु कोण तो सीधा सीधा हो जाता है। अब क्योंकि न्यून कोण यहां होगा नहीं, समकोण यहां होगा नहीं, ऋजु कोण होगा नहीं, अधिक कोण ही लगाई, क्योंकि 180 यहां, सॉरी, यहां पर आप लोग इसको क्या लगा सकते हैं बताइए? जैसे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर अधिक कोण तो तब होता है जब कोण हमारा 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से छोटा हो, तब तो हम ऐसा लगाते हैं। अब इस विकल्प के हिसाब, जैसे मेरा तो ओपिनियन है कि आप बृहद कोण लगाइए, क्योंकि बृहद कोण ही होगा जो 180 डिग्री से अधिक होगा। बाकी अगर कोण की बात किया जाए, जैसे हमारा मेजर सेक्टर होगा, भाई ऐसे तो ये मेजर हो जाएगा, अगर 180 से ज्यादा अगला हो रहा है, अगला आप 180 से कम लेंगे तो एक तो 180 छोटा होगा ना, तो मेजर कहां हो जाएगा? तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं, देखिए हम इसको बृहद कोण ही कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ही कहेंगे, हम इसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। इसमें देना चाहिए था यार, ऋजु कोण तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसकी तुलना करें तो अधिक से भी अधिक होता है ऋजु कोण, भाई अधिक से भी ज्यादा 180 होता है। अगर 180 हो सकता है मेरा, लेकिन बाकी अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से रिफ्लेक्स एंगल होगा। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हम फिलहाल इसको और क्लियर कर देंगे, लेकिन विकल्प देना चाहिए था इसको, बृहद कोण यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते तो हमको ऋजु कोण लेना चाहिए, क्योंकि ऋजु जो होता है ना 180 से ज्यादा होता है। अधिक कोण का मतलब केवल इतना होता है, जैसे न्यून कोण क्या होता है, देखिए न्यून कोण होता है जब थीटा हमारा ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 90 हो। 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो तो हमारा न्यून कोण होता है। समकोण का मतलब जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो, और ऋजु कोण का मतलब होता है जब थीटा हमारा 180 डिग्री हो, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और अधिक कोण होता है जब थीटा हमारा 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो ऋजु कोण तो अधिक से भी ज्यादा होता है, ठीक, इसके हिसाब से मैंने बताया है। आप देख लीजिए, अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज बताना। नेक्स्ट देखिएगा, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है और बिल्कुल आप सबको ऐसे सवालों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के बेहतर हो सकता है। यहां पर ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले सीधा मतलब बार ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, और उसके बाहर हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं। यस, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे हम पूरा एक बार लिखना है तो लिख डालिए। 29 माइनस, देखिए बड़ा ब्रैकेट है 16 है, फिर माइनस है, कर्ली ब्रैकेट है 5 है, प्लस कितना है 17 है, माइनस 23 है, माइनस 11 है, ऐसे क्लोज कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। इस तरह से हमारे पास सिस्टम है। आप सोल्यूशन करना शुरू करिए। 23 से 11 घटा दें तो ये आपका हो जाएगा 12, 12 11 23 होता है, ठीक है। 12 अगर इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 5, 5 इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 10,
10 इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 6, घटेगा तो 6 और 29 से 6 निकलेगा 23। 23 इसका राइट सोल्यूशन है, सी विकल्प 23 इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग इसको सही आंसर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए? निम्नलिखित में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? आइए समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमारे पास संख्या है, पहले इसको ध्यान से देखिएगा, और इसका क्या दिया है? औसत दिया है। संख्या है, औसत है। 5 तो संख्या है और औसत कितना है? 10 है। आप खुद सोचो कि अगला एक पार्ट होता है योग। योग जो होता है औसत गुणे संख्या होता है। औसत गुणे क्या होता है? संख्या। योग बराबर औसत गुणे संख्या। 5 संख्या है, औसत 10 है, तो योग बताएं कितना होगा? 50। इसने कहा इनमें से क्या जोड़ दें, मतलब कौन सी संख्या एक जोड़ दें जिससे कि औसत कह रहा है 12 हो जाए। अब हम चाहते हैं कि संख्या वही रहेगी। इसने बोला है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो संख्या कितनी हो जाएगी? आप खुद सोचिए, संख्या हो जाएगी 6 और औसत कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब है योग कितना होना चाहिए? 12 छंगे 72। अगर योग होगा 72 तो आपका यह जो नंबर होगा जो ऐड हुआ है 2 और 5 से 2 22, 22 ऐड करने से ऐसा हो जाएगा। 22 ऐड करने से राइट सोल्यूशन आएगा, 22 जोड़ने से होगा। ध्यान से देखिएगा, 5 संख्या थी, एवरेज था 10, तो योग था 50। एक संख्या जोड़ने से संख्या हो जाएगी कितनी बताएं? संख्या हो जाएगी 6। एवरेज उसका कहना था 12। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे करते हैं, मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। ध्यान से देखिए, हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं संख्या, हम लिखते हैं औसत। इसने कहा कि हमारे पास 5 संख्याएं थी, औसत है 10। एक संख्या जोड़ने से संख्या हो जाएगी 6, औसत 12 हो जाए मतलब 2 बढ़ जाए। औसत 12 हो जाए अर्थात 2 की वृद्धि हो जाए। ऐसे में तरीका होता है, जैसे पुराना औसत ले लें, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। नई संख्या के पास है, इस वृद्धि को इसके साथ लगा दे, 6 दूना 12, 12 ले जाकर जोड़ देते, मान हो जाएगा 22। या नया औसत लेते तो पुरानी संख्या के पास जाते, इसी वृद्धि को इसके साथ करते तो 5 दूना 10, 10 इसमें जोड़ दे तब भी 22 हो जाता। तो कुल मिलाकर इसका सही उत्तर आपका सी विकल्प होगा, 22 करेक्ट आंसर होगा। 22 जोड़ देने से वह संख्या का औसत कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा, अर्थात कुल मिला के 12 हो जाएगा। तो दो तरीके से मैंने सवाल को हल करवा दिया। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? ये देखा जाए, जो 30% होता है, मैंने कल आपको पीछे सब पढ़ाया है, 30% मतलब 30/100 होगा, अर्थात अगर इसको काट दें तो 0.3 है। तो भैया ये तो सही है, ठीक। अब 16 सही 2/5 है। आइए देखते हैं, 16 सही कितना है? 2/5 है। तो 16 पंचे 80, 2 82 है। अगर आप इसको परसेंट में देख रहे हैं या परसेंट में, मैं एक एक करके बता देता हूं, आप लोग भी देखिए, ट्राई करिए। 16 पंचे 80, 2 82 है। 82/5 होगा, परसेंट हटेगा 0 आएगा। आया ना? अब अगर हमने 5 से भाग किया, जैसे हमने ऐसे कर दिया, 5 से भाग करते हैं, भाग कीजिए, 5 1 के 5, ठीक है, 5 1 के 5, 3 2, 5 छंगे 30, 5 चौके 20, और नीचे अपना 100 है, तो 100 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 1.64 हो जाएगा। तो ये आपका गलत है। अगर इसको देखा जाए तो दिस इज रॉन्ग। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है? नहीं 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 नहीं, ये आपका कितना है बताएं? पहले तो आपके पास ये विकल्प है, देखिए कैसे हो गया, एक सेकंड। ये एक्चुअली जब मैंने भाग किया 82 को 5 से, 82 को 5 से भाग करा, 500 से सीधा भी कर सकते हैं, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। 82 बटे हमने लिखा 5 गुणे 100, 100 रहने दीजिए, 5 से भाग करिए तो 16.4 आएगा, लेकिन बटा 100 है, तो दशमलव अगर 2 स्थान इधर खिस गया तो 0.164 हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसको देखिएगा, 0.72 है, 0.72 का परसेंट है। परसेंट अगर हटता है तो नीचे 100 आता है, दशमलव भी हटेगा 2 जीरो और आ जाएगा, तो 72/10,000 हो जाएगा। 72/10,000 हो जाएगा, और दशमलव 4 स्थानों पर लगेगा तो 0.0070 हो, मतलब ये भी सही है। अब ले देकर केवल एक ही विकल्प बचा, ये वाला, इसको देखा जाए। यहां पर अगर इसको हल करते हैं, आप लोग बताइए करके, तो ये हमारे पास 0.001 है, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, दशमलव हटेगा, या दशमलव हटाने की क्या जरूरत है, 2 स्थान और खिसका दीजिए, तो इस हिसाब से 1 होना चाहिए था, और 4 जीरो के बाद क्योंकि 5 स्थान पे आना चाहिए था, तो यही गलत है। अगर आपको इस सवाल को सही करना है तो आपको गलत ढूंढना होगा, और गलत विकल्प यहां पर कौन है? डी है। तो डी इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा जी। यस, डी में, यस बिल्कुल, डी में अगर करते तो 5 स्थान पे दशमलव होना चाहिए था। दरअसल परसेंटेज 2 स्थान सेट कर देता, और 3 स्थान पे पहले से ही था, तो 3 2 कुल मिला के 5 स्थान पर आता तो सेट हो जाता। इसलिए गलत है, और हमको गलत ही ढूंढना था,
इनकरेक्ट ढूंढना है तो इनकरेक्ट में हमारे पास डी विकल्प है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से, एक कोई सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है त्रिज्या जिसे 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, केंद्र से उसकी 6 सेंटीमीटर जीवा, जीवा का मतलब होता है कॉर्ड, कार्ड का मतलब होता है सतह को मिलाने वाली रेखा, जैसे अगर ए हम सर्कल की बात करें, दिस इज द कॉर्ड, इसकी लेंथ है टोटल 6 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। इसने कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से, केंद्र यही है, उसकी 6 सेंटीमीटर जीवा पर डाले गए लंब का मतलब समकोण बनाने वाली रेखा, और अगर केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वह समकोण बनाती है और जीवा को 2 बराबर भागों में बांट भी देती है। अर्थात वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी की माप पूछ रहा है, मतलब इस लेंथ को पूछा जा रहा है। अगर यहां पर एम पड़ी है, अगर ये पूरा 6 था तो ये भाग 3 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसे हम लोग पाइथागोरस का नियम कहते हैं, समकोण त्रिभुज में लागू होगा। ये 5 है, ये 3 है, तो पक्का ये क्या हो जाएगा 4। बोलिए क्यों? क्योंकि नियम होता है कर्ण 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। 25 में से 9 निकलेगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कर देने से बताइए कितना हो जाएगा 4। अर्थात यह लेंथ आपकी 4 हो जाएगी, जो डी विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है, डी विकल्प। यस, लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है a बाई बी बराबर 2/3 और b बाई सी बराबर 5/6। इसने हमसे कहा a प्लस बी अपान b प्लस सी का मान बताओ, अनुपातिक रूप से कितना होगा। इसमें हमें क्रमागत रेशियो का सिस्टम फॉलो करना होगा, जैसे तीनों लिखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास a है, b है, c है, तीनों जब तक एक साथ संबंधित नहीं करेंगे तब तक नहीं सेट होगा। कैसे? a का मान यदि 2 है तो b का मान 3 है, b का मान यदि 5 है तो c का मान 6 है। इसको एक जैसा कर दीजिए, एक साथ रिलेट कर दीजिए, अपने आप सवाल हो जाएगा। इसका तरीका ये होता है कि बीच के मान को बराबर करना होता है, लेकिन उसका तरीका सबसे बेस्ट ये है, 2 है 3 है तो 3 कर दो, 6 है 5 है तो 5 कर दे, अर्थात यह 10 होगा, ये 15 होगा और ये 18 होगा। ये तीनों की वैल्यू हो गई। अब जैसे कहा उसी पे पुट कर दे, अर्थात a और b का जोड़ करना है तो इन दोनों को जोड़िए, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25, और b और c को जोड़ना है 15 18 33, तो 25/33 देख लीजिए विकल्प में आपके सामने है, पहले विकल्प में। ये सवाल का राइट सोल्यूशन, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा सेशन, कैसे लगे सवाल, कितना क्लियर है कितना नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।